जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पर देखिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। और क्लास के लास्ट में भी आपको बताया जाएगा बैच को कैसे ज्वाइन करना है और इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, वो क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह भंग नहीं की जा सकती है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और चौथा है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से बताना है कौन सा इसका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सही होगा, यह भंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष गलत है, 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये गलत है। 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो कथन 1 और कथन 3 ये सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है कथन 1 और कथन 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है ये किसको सौंपता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 323 के अंतर्गत में। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8 बजे दिया जाता है। आज शाम 7:30 बजे की क्लास को बंद रखा गया है। ठीक है, आज केवल 8 बजे की क्लास आपका हो रहा है। तो याद कीजिए, हमने आपको आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों ही डिटेल्स में आपको बताए थे। 23 में क्या है, तो किसी भी व्यक्ति का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं और किसी से भी आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, यह आर्टिकल 23 में। और 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे कारखानों में नहीं लगा सकते हैं, यह है 24 में। तो 24 बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। अच्छा, अनुच्छेद 19 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 6 तरह की स्वतंत्रता, पहले 7 था लेकिन अभी कितना है? 6। जिसमें बोलने का स्वतंत्रता है, किसमें है? तो आर्टिकल 19A में। पूछा जाता है बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 19A में। शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किसमें है? तो 19B में। किसमें है? 19B में। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता किसमें है? तो 19D में। जो पूछा जाता है आर्टिकल हम आपको बता रहे हैं। और एक पूछा जाता है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन, तो आर्टिकल 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 17 में क्या है आप सभी जानते हैं, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। आगे देखिए, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार पुलिस के बैच में, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058, इस पर आपको मैसेज करना है। तो निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अब निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो पूछा जाता है नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो।
ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कार्यकाल याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अच्छा, चुनाव आयुक्त का पूछा जाता है, चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, तो हमने आपको बता दिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। लेकिन अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि संसद द्वारा होता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और इसका पूरा पीडीएफ भी आपको आंसर के साथ उसी बैच में मिलेगा। ठीक है, बैच में बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, वन लाइनर जीके मिलेगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेगा जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। ये सब कुछ दिया जा रहा है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? BN राव। कौन था? BN राव। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। और तीसरे ही बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी उद्देश्य प्रस्ताव को। आगे देखिए, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संयुक्त बैठक के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो डी ऑप्शन सही है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो बिहार मध्य निश्चय सिपाही में ये क्वेश्चन आया था, दक्षिण गंगोत्री। ये आपको मिलेगा अंटार्कटिका में। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। ये भारत का एक खोज अभियान है। भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, ऊपर से आना है और नीचे चलना है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो सबसे ऊपर में हम सभी जानते हैं हिमालय है, तो एक ही ऑप्शन में हिमालय है। पूरा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, केवल ए ऑप्शन होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं सबसे ऊपर तो हमारा क्या है? हिमालय। हिमालय के बाद आप देख लीजिए विंध्यन दिया है, सतपुड़ा दिया है, नीलगिरी। नीलगिरी सबसे नीचे है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। और नीलगिरी पर्वत पर कौन से जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति। ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। पाक जलडमरू मध्य के यानी पाक जलडमरू मध्य जो है किसके मध्य स्थित है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में जुआरी नदी प्रवाहित होती है? बताइए, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में जुआरी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिए गोवा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, कई बार बता चुके हैं। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दक्कन ट्रैप हो जाएगा। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है दक्कन ट्रैप, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित उद्योगों में से किसे बोकारो में स्थापित किया गया है? तो बोकारो में स्थापित किया गया है लौह एवं इस्पात उद्योग। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बोकारो नदी के समीप। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्य में पूछे बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दिल्ली। तो बिहार था। बिहार में कितना? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है बिहार। निम्नलिखित खनिज अयस्क
निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी से आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर देना है। तो दंडकारण्य जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और ये खनिज संपदा के लिए जाना जाता है और यहाँ पर मिलेगा आपको बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रतिशत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत क्या है? तो यह है 2.31%। तो इसके आसपास में यहाँ पर देखिए 2.0% दिया हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? बताइए नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर ये गिरती है। तो यहाँ पर देखिए अफ्रीका दिया हुआ है। निम्नलिखित सागरों या महासागरों में से कौन सा पनामा नहर द्वारा जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर, ठीक है, ये दो महासागर जो है पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भारत हो जाएगा। दुग्ध उद्योग भारत का एक प्रमुख उद्योग है और दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले नंबर पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है? तो यह है औद्योगिक उद्यम, सी वाला ऑप्शन सही है। भारत में निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? बताइए किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो देखिए भारत में जनता पार्टी का शासन जो है रोलिंग प्लान मॉडल कहा जाता है, ठीक है, तो जनता पार्टी का शासनकाल, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। JNNURM इसका संबंध निम्नलिखित में से किस एक सुधार करने से है? बताइए JNNURM इसका संबंध किस एक सुधार करने से है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन चौथा वाला, ठीक है, शहरी अधोसंरचना, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनगणना वर्ष है, दूसरा तरफ भारत में लिंगानुपात। तो जैसे कि 1951 में भारत का लिंगानुपात पूछा जा रहा है, 946 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। 1951 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 946, इसको याद कर लीजिए। 1971 में कितना था? 930, ये भी बिल्कुल आपका सही है। 1991 में 927 था, ये भी आपका सही है। 2011 में 920, ये आपका गलत है। 2011 में 943 था, 943 ना कि 920, तो डी वाला ही सुमेलित नहीं है। निम्न पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें तीव्रतर समपोषीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया? बताइए किस पंचवर्षीय योजना में? तो यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए हम सभी जानते हैं जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर कील के भार में बढ़त के साथ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चलिए बताइए, क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है।
और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, ये पूछा गया था। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। चलिए आगे देखिए, वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं क्या है? बताइए, वह तापक्रम क्या है जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं? तो यह है -40 डिग्री। और कैसे निकाला जाता है ये हम आपको साइंस क्लास में भी बता चुके हैं। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, किस कारण? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एसआई इकाई है केल्विन। ऐसे तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये भी इकाई है, लेकिन एसआई इकाई पूछे तो केल्विन होता है। अच्छा, मानव शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में? तो सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री के आसपास होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 98.4 या कहीं कहीं आपको 6 मिलेगा, इतना फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, नीला थोथा, एप्सम लवण, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के बारे में कई बार बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा वाला। बेकिंग सोडा क्या है? इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो डी का 2, सी का 1। नीला थोथा हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट, एक आपका हो जाएगा 4, और एप्सम लवण आपका मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिए, ए का 4, बी का 3 किस ऑप्शन में है? तो ए का 4, बी का 3 डी वाला ऑप्शन में दिया है, बी में भी दिया है। सी का 2 और यहाँ पे सी का 1 है। देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देख सकते हैं सी का 1, तो सी का 1 केवल डी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाइट्रोजन। डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है समुद्री स्तनधारी जीव है, यानी कि एक मैमल का उदाहरण है। ठीक है, स्तनधारी को ही मैमल बोला जाता है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? बताइए, कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले विटामिन ई की बात करिए, पूछा जाता है जल में घुलनशील है या फिर वसा में। तो विटामिन ई जो है ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, विटामिन बी और सी ये 2 जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर होगा? तो ये होगा अंडे का पीला भाग। ये विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील भाग होता है। ठीक है, जो मस्तिष्क के निम्न भाग में स्थित होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, कई बार बता चुके हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है और इसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, के का बताइए क्या होता है? हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो हेपेटाइटिस जो है ये लीवर से संबंधित बीमारी है। ठीक है, लीवर से संबंधित बीमारी है।
कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? चलिए 37 के लिए बताइए फटाफट से आंसर। तो कोबाल्ट 60 के किस किरण का? तो गामा किरण का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी, यहाँ पर लिख देते हैं ऑन्कोलॉजी, इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। कैंसर के लिए औषधि का नाम क्या है? तो टैक्सोल। टैक्सोल जो है ये कैंसर के लिए प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी विधि है। कौन सा विधि है? कीमोथेरेपी विधि। दांतों में क्या होता है बताइए? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैल्शियम। और दांतों का जो ऊपरी परत होता है वो इनामेल का बना होता है। किसका? इनामेल का। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो अभी हमने आपको बताया विटामिन के, रासायनिक नाम क्या है अभी हमने आपसे पूछा था, तो फिलोक्विनोन। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ईसीजी किससे संबंधित है? तो ईसीजी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये संबंधित है हृदय से। एक होता है ईईजी, ये मस्तिष्क से संबंधित है। एक पूछा था डीपीटी, ठीक है, डीपीटी का टीका जो है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस में दिया जाता है डीपीटी का टीका। तो अगर आपसे पूछे कि डीपीटी का टीका किस में दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस में। चलिए आगे देखते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? तो ये क्या था? चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने ही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। खुराना की बात करें, हरगोविंद खुराना, तो प्रयोगशाला में जीन के संश्लेषण के लिए जाना जाता है हरगोविंद खुराना। और इनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन साइंस क्लास में ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। बैच को ज्वाइन कीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। साइंस क्लास, पॉलिटी क्लास, हिस्ट्री क्लास, ठीक है, वो मिल जाएगा वहाँ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, H5N1। H5N1, ठीक है। अच्छा, एक पूछा जाता है H1N1 क्या है? H1N1 तो ये है स्वाइन फ्लू। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो यह है मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? चलिए बताइए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल ग्रहण करके क्लोरोफिल युक्त पत्ती में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनाता है। तो लास्ट जो है ये जल क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। लास्ट में ऑक्सीजन इसका अंतिम उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण का। सी ऑप्शन आपका सही है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एस्बेस्टस के कारण जो रोग होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एम्फेसेमा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, पारा के प्रदूषण से क्या होता है? तो मिनीमाता रोग। नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो अगर आपसे पूछे ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? नाइट्रेट। अच्छा, कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन उत्पादित होता है, कई बार बता चुके हैं। तो ये पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलता है। देखिए, अग्नाशय की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। तो बीटा कोशिका से ही इंसुलिन निकलता है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां क्या होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला और टिबिया। अच्छा, ह्यूमरस और उर्वस्थि जो है ये हाथ में है, क्या? हाथ की हड्डियां हैं। फिबुला, टिबिया ये पैरों की हड्डी है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो रतौंधी होता है। यहाँ पे देखिए नाइट ब्लाइंडनेस दिया हुआ, ये भी सही है, सी ऑप्शन।
चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑटोप्सी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ऑटोप्सी। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं आपको क्या करना होगा, ध्यान से देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी बैच को परचेज कर लिया है उनको कैसे क्लास करना है वो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मात्र 119 में अभी आप लोग ये बैच को परचेज कर सकते हैं। तो अभी ऑफर है तो आप लोग देर मत कीजिए। बैच में क्या क्या मिलेगा? क्लास मिलेगा, क्लास का जो PDF होगा वो आंसर के साथ मिलेगा। 2024 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है वो आपको मिलेगा 1 लाइनर फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही शानदार मिलेगा। अगर आपको डेमो के लिए चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर मैसेज करके ले सकते हैं। प्लस आपको बूस्टर नोट्स मिलेगा। इसमें क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका पूरा तैयार किया हुआ नोट्स मिलेगा आपको 1 लाइनर फॉर्म में। ये छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास भी आपको मिलेगा और सभी क्लास का PDF आंसर के साथ में। तो मात्र 119 में आप लोग ये सब कुछ ले सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को परचेज भी कर लिया है और तैयारी भी कर रहे हैं। तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, देर मत कीजिए, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए।